नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। एक जीविका पे वीडियो बन रही है और जीविका में जो भी प्रश्न हैं छात्रों के, उन सब प्रश्नों पे जो है कि समाधान लेकर आए हैं हम लोग। और सर से बात करेंगे कि 2-3 टॉपिक जो जीविका के बारे में पेच फंसा हुआ है, जो बच्चे बार-बार हमारे चैनल पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बता दीजिए, बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देना चाहिए। और उस वीडियो में पहला क्वेश्चन तो ये है सर आपसे कि जो है कि इसमें जीविका में रिस्पॉन्ड आंसर की के बारे में आप बताइए थोड़ा-सा कि रिस्पॉन्ड आंसर की के बारे में आप क्या वो है? देखिए, रिस्पॉन्ड आंसर की मतलब कि से जितना भी सीबीटी लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें जारी किया जाता है रिजल्ट आने के बाद। खास करके रेलवे करती है। इससे क्या होता है, एग्ज़ाम में पारदर्शिता बनी रहती है। जैसे कि ज़्यादातर जो मतलब नेगेटिव नहीं रहता है एग्ज़ाम में नंबर, तो उसमें क्या होता है कि जो भी एस्पिरेंट्स रहते हैं, अभ्यर्थी रहते हैं, वो उसमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और करना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि हाँ, अगर मान चलिए सीबीटी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पेपर भी नहीं आता है, आपने जो तुक्का लगा के सही किया था, अब वो सही हुआ या गलत हुआ, जब तक रिस्पॉन्ड आंसर की नहीं आएगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ। जैसे रेलवे का एक पॉलिसी है कि जब एग्ज़ाम हो जाता है, वो भी सीबीटी मोड में होता है ज़्यादातर एग्ज़ाम, तो उसमें जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद वो रिस्पॉन्ड आंसर देता है। रिस्पॉन्ड आंसर मतलब हुआ कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन में कौन सा टिक मारा था, ऑप्शन का कौन कौन सा टिक मारा था, वो गलत हुआ या सही हुआ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आता है। रोल नंबर और जो पासपोर्ट है उसको डालने के बाद वो आपको पता चल जाता है। लेकिन जीविका एग्ज़ाम कोई रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है, तो रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से स्टूडेंट को कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं पता है कि इसमें रिस्पॉन्ड आंसर की आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो आयोग है और विद्यार्थी है उसके बीच में एक सकारात्मक संबंध बनेगा और इससे पारदर्शिता आएगी एग्जाम में। रिस्पॉन्ड आंसर की आने से स्टूडेंट अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं और कहाँ वो स्लिप कर गए इसका भी उनके पास एक डाटा रहेगा। अगर रिस्पॉन्ड आंसर की नहीं आता है तो फिर बहुत तरह की बातें हो सकती है। स्टूडेंट ये भी आरोप लगा सकते हैं कि अंदर से धांधली भी हुआ होगा, और जो कहीं न कहीं उचित ही हो। तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्ड आंसर की आना चाहिए, रिजल्ट के समय आना चाहिए। अभी तो उन्होंने सिर्फ प्लेन आंसर शीट जारी कर दिया है। अब रिस्पॉन्ड आंसर की कब आता है ये देखने की बात है, लेकिन आना चाहिए। मुझे इसमें लगता है कि आना चाहिए। और दूसरा बच्चों का प्रश्न ये था कि आप रिजल्ट के बारे में उनको बताइए कि इसका रिजल्ट कब तक हो सकता है, संभावना है इसकी? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं हुआ है कि रिजल्ट कब आने जा रही है, लेकिन हाँ, एक अनुमान जो लगाया जा सकता है, क्योंकि जो जीविका का प्रोसेस आप देखेंगे, तो जब भी एग्ज़ाम हुआ है, तो वो एकदम शार्प तरीके से हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, जॉइनिंग हुआ है। तो अगर उस तरीके से अगर देखा जाए, तो आपको ये एग्ज़ाम खिचड़ी के बाद, यानी कि से मिड जनवरी के बाद आपको ये रिजल्ट, इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारा भ्रमित बात ये है कि क्या ये एग्ज़ाम जितना स्वच्छता से लिया गया है, क्या इसका परिणाम उतना स्वच्छ आता है या नहीं आता है, ये विषय देखने वाली विषय होगी। तो मुझे लगता है कि अभी जो जनवरी, मिड जनवरी है, उसके बाद रिजल्ट आने की संभावना और बच्चों का तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर कट ऑफ के बारे में थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चे एग्ज़ामिनेशन के बाद इतना मतलब वैसे माहौल में हो जाते हैं। आप तो जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन ज़माना है, कोई कितना कट ऑफ बता दिया क्या है यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आपके द्वारा बच्चों को बताया जाए कि कैसे बच्चे जो है कि कट ऑफ के बारे में संभावना है, कोई प्रश्न ना आए दिमाग में। है। देखिए, कट ऑफ अगर पिछले साल का देखा जाए, तो पिछले साल आपका जो कट ऑफ है वो 50% के आसपास लगभग लगभग हर एग्जाम में रहा है। मैंने पिछले वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों का आपत्ति था कि आपने ऐसे ही कट ऑफ जारी कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग ने टेलीग्राम पे सर्वे करवाया, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम लोगों ने टेक्स्ट बुक से देखा कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि आयोग तो अब क्वेश्चन भी डाल दिया, आंसर भी डाल दिया है, तो अब तो कोई भी पता लगा सकता है कि कितना टफनेस क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप ईजी नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से एग्जाम जिस लेवल का था उस लेवल में क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम है उसमें टफ आया है। अब टफ आया है तो आयोग के पास सबसे बड़ा चुनौती होगा कि इसका नॉर्मलाइजेशन, इक्वलाइजेशन किस आधार पे किया जाना चाहिए। टफनेस के आधार पे किया जाना चाहिए, जो सीट था उस आधार पे किया जाना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार पे किया जाना चाहिए। तो मुझे जो मैंने पिछले बार कटअप बताया था कि लगभग आपका जो 50 से 60 है क्वेश्चन, उसमें कटअप रहने वाला है। तो जैसे मान लीजिए कि से एरिया कोऑर्डिनेटर है, उसका मैंने 36 बताया था जनरल कटअप। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 जाएगा।
ठीक है, 50 जाने की भी संभावना है। इसका 2 संभावना हो सकता है। या तो संभावना हो सकता है कि बात बहुत लोगों का अंदर ही अंदर बन गया हो। आप समझ रहे हैं ना संकेत मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बहुत लोगों का अंदर ही अंदर बात बन गया हो, उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन ठीक करवा लिया हो। या फिर दूसरा संभावना जो नॉर्मलाइजेशन इक्विलेशन की बात मैं कर रहा हूँ, कि अगर आपका 38 क्वेश्चन सही हो रहा है और उसमें टफ क्वेश्चन थे, तो 5-7 नंबर ऐसे ही बढ़ जाता है, तो आपके बढ़ करके 44-45 हो जाएंगे। फिर उस आधार पे आपका कट ऑफ निकलेगा 44-45 के आसपास। जनरली लोग जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो मैंने उसमें भी बोला था कि अगर आपको 36 से 38 के बीच आ रहा है तो उसमें आपकी होने की संभावना है, क्योंकि ये सिर्फ कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ के बाद इस पे नॉर्मलाइजेशन इक्वेलेशन होगा, तो बहुत सारे लोगों का नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे अभी सीजीएल का रिसेंटली प्रीलिम्स का एग्जाम आया, कुछ लोगों का नंबर इतना चले गया कि उनको खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि ये इतना नंबर कैसे हो गया, और कुछ लोग जो बहुत मेहनत किए थे उनका भी नंबर कम हो गया। अब ये होता है क्वेश्चन के टफनेस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, कितने स्टूडेंट उस दिन शामिल रहे, ये सब सारे चीज़। और नॉर्मलाइजेशन इक्वेलेशन बहुत ही लार्ज प्रोसेस है, इसको सिंपली नहीं समझा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने देना चाहता हूँ कि आपका कट ऑफ जो 60% के आसपास है वहाँ रहने वाला है। अगर आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन थे तो आप अराउंड 35 से 40 के बीच मानिए अगर सही हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन इक्वेलेशन की वजह से आपका नंबर बढ़ेगा, सही हो जाएगा। अगर इतना के बाद भी नहीं सही हो रहा है तो फिर आप मतलब अगर क्वेश्चन मान चलिए कोई 40-42 सही कर रहा है और फिर भी उसका नहीं हो पाता है, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो जहाँ तक संभावना है बच्चों को अपने पर भरोसा रखना चाहिए, और 40 तक अगर किसी का भी मार्क्स हैं, किसी का भी हो, 40 तक सेफ मार्क्स हैं, और किसी का भी व्यक्ति का 40 सेफ मार्क्स है, इसमें कोई घबराने मार्क्स मत कहिए, क्वेश्चन कहिए। हाँ, मार्क्स तो बढ़ेगा, हाँ, नॉर्मल मार्क्स तो बढ़ेगा ही, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और आप लोग के जो भी प्रश्न थे सर ने क्लियर किए हैं, और भी अगर कोई बात होगी इस वीडियो के माध्यम से तो हम लोग जितना बताने का प्रयास किया है, और भी प्रश्न होगी तो आप कमेंट करिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब होगा तब भी हम लोग आगे कुछ आप लोग अच्छा मुद्दा भी उठाएंगे। मुद्दा भी उठाएंगे, क्योंकि मेन काम है कि हम लोग भी एक मेहनत करते हैं। आप लोगों के वीडियो के बनाने के लिए हम लोगों ने एक बहुत सारा प्रोसेस, रिसर्च, ये सब करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।